गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोगों ने कल नया टॉपिक स्टार्ट किया था, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, अम्ल, क्षार और लवण स्टार्ट किया था। तो हमने आपको कल बताया भी था कि अम्ल क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं। ठीक है, तो अब आइए उसी के आगे हम लोग चलते हैं। क्या हम लोग को पढ़ना है अब सूचक, इंडिकेटर्स। कहने का मतलब अब सूचक क्या होते हैं। सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, जो अम्लीय माध्यम में एक रंग और क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग देते हैं। ठीक है, तो अब इनको कैसे हम किसी भी अम्लीय विलयन या क्षारीय विलयन को फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए हमें इंडिकेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय विलयन में एक रंग और क्षारीय विलयन में दूसरा रंग देते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे उस विलयन का पीएच बढ़ता या घटता है, वैसे वैसे वे अपनी प्रकृति को क्या करते हैं, चेंज कर, यानी अपने कलर को वो चेंज करते हैं। जैसे आइए देखते हैं क्या है सूचक। इंडिकेटर्स। ठीक है, सूचक क्या होते हैं। सूचक वे पदार्थ हैं, जो अम्लीय माध्यम में एक रंग तथा क्षारीय माध्यम में दूसरा या अन्य कोई कह सकते हैं, या अन्य रंग देते हैं। ठीक है, सूचक कहलाते हैं। कहने का मतलब ऐसे पदार्थ जो अम्लीय माध्यम में दूसरे रंग के और क्षारीय माध्यम में दूसरे रंग के हो। ठीक है, अब ऐसे में कहने का मतलब ये है, जैसे इसके कुछ एग्जांपल हैं, उदाहरण देख लीजिए। जैसे आपने नाम सुना होगा मेथिल ऑरेंज, और आपका लिटमस पेपर, फिनोप्थलीन, ये आपके तीन जनरल होते हैं, यूज करते हैं। अम्लीय माध्यम में इसका कैसा रंग होगा, अम्लीय माध्यम में, और क्षारीय माध्यम में कैसा होगा, ये देख लेते हैं। तो जो आपका मेथिल ऑरेंज होता है, मेथिल ऑरेंज जो है वो अम्लीय माध्यम में लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है, अम्लीय माध्यम में लाल रंग का होता है, और क्षारीय माध्यम में पीले रंग का। अम्लीय माध्यम में लाल रंग का और क्षारीय माध्यम में पीले रंग का होता है। ठीक, इसी तरीके से आपका लिटमस भी है। लिटमस लाल होता है, किसमें, अम्लीय माध्यम में, और क्षारीय माध्यम में नीला होता है। इसी तरीके से फिनोप्थलीन होता है। फिनोप्थलीन क्या होता है, अम्लीय माध्यम में बेटा रंगहीन होता है, अम्लीय माध्यम में रंगहीन, और क्षारीय माध्यम में क्या होगा, गुलाबी रंग का। किस कलर का आएगा, गुलाबी रंग का। तो कहने का मतलब ये है, सूचक ये ऐसे पदार्थ हैं कि जो अम्लीय माध्यम में लाल रंग का और क्षारीय माध्यम में पीला, लिटमस लाल हो जाता है अम्लीय माध्यम में, क्षारीय माध्यम में नीला, और फिनोप्थलीन रंगहीन, और ये गुलाबी। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत, यानी कहने का मतलब है कि सूचक की सहायता से हम ये पहचानते हैं कि कैसा जो आपका विलयन है वो अम्लीय है या क्षारीय है। ठीक है, अब उसके आइए आगे चलते हैं। आप लोगों ने कल अम्ल और क्षार पढ़ा था, आज उनके गुण पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे बेटा, गुण। तो आइए देखिए, सबसे पहले जो है अम्लों के गुण पढ़ते हैं। सबसे पहले आइए पढ़ते हैं क्या, अम्लों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। अम्लों के गुण। चलिए, अम्लों के गुण बताइए, कुछ तो आपको भी पता होंगे, बोलिए बेटा। जैसे कि सबसे पहले हम लोग एक चीज़ जनरली अगर देखते हैं तो ये कहते हैं कि जो अम्ल होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है। ठीक है, और दूसरा क्या कह सकते हैं कि ये कैसा होता है, ये एक संक्षारक द्रव है। क्या है बेटा, ये संक्षारक होते हैं, संक्षारक पदार्थ है, अर्थात यानी ये लकड़ी, कपड़ा या स्किन, बॉडी पे भी पड़ने पर ये क्या करते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, यानी कहने का मतलब पहला ये है कि ये अम्लों के गुण में पहला देखिए, संक्षारक पदार्थ कैसा होता है बेटा, ये संक्षारक पदार्थ यानी कोरोसिव मटेरियल होते हैं। कोरोसिव मटेरियल मतलब ये होता है, यानी ये कागज़, लकड़ी, स्किन या ऐसी कोई भी चीज़ पर गिरते हैं तो उसको पूरी तरीके से क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। स्वाद में ये कैसा होता है, स्वाद में ये कैसा होता है बेटा, स्वाद में ये खट्टा होता है। कैसा होता है,
स्वाद में तीखा या बोल सकते हैं या खट्टा, ठीक है। स्वाद में कैसा होता है? ऐसा, ठीक है। और उसके बाद तीसरा है अम्ल जो होते हैं ये जल में क्या होते हैं बेटा? ये जल में विलेय होते हैं। अम्ल क्या होते हैं? जल में विलेय होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या कहता है कि अगला पॉइंट ये कहता है कि जो आपका जो मेटल होते हैं, ठीक है, या जो धातुएं होती हैं, ये क्या करती हैं? ये धातुओं से अपक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बाहर निकालती हैं। धातुओं से क्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करती है। H2 गैस उत्पन्न करती है। जैसे देखिए Zn प्लस H2SO4। अब Zn आपकी एक धातु है और H2SO4 ये आपका एक अम्ल है। तो जब ये आपस में क्रिया करते हैं तो बन जाता है ZnSO4 और साथ में निकलती कौन सी गैस है? H2 गैस। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है बेटा, धातु इस क्रिया कर क्या करते हैं? H2 गैस उत्पन्न करते हैं। इसी तरीके से अगर आप देखना चाहें दूसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, Mg प्लस H2SO4 ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी वही चीज़ होगी, क्या बन जाएगा? MgSO4 और साथ में निकलेगी H2 गैस। क्या निकलेगी बेटा? H2 गैस, ठीक है। इसी तरीके से क्या है ये आपका अम्ल हो गया। अब उसके बाद कहने का मतलब ये है कि जो अम्ल है, अम्ल अगर क्षार के साथ अपक्रिया करेगा तो क्या करते हैं? उदासीन जो है उस अम्ल क्षारों से अपक्रिया करके उसके प्रभाव को क्या करते हैं बेटा? नष्ट कर देते हैं और लवण और जल बनाते हैं। क्षार से अपक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। कहने का मतलब देखिए, जैसे आपका HCl, ये आपका एसिड होता है, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम क्षार यानी NaOH ले लेते हैं, NaOH से कराते हैं तो ये क्या बनता है? यहाँ पे ये H और OH मिलकर क्या बना लेगा बेटा? वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में क्या बचेगा? NaCl। ये आपका क्या बन गया? ये आपका बेटा लवण हो गया और साथ में क्या बना? ये आपका जल बना, ठीक है। तो जनरली ये इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं। कहने का मतलब पहला ये, क्या अम्ल क्या होते हैं? संक्षारक पदार्थ होते हैं। स्वाद में कैसे होते हैं? तीखे और खट्टे होते हैं। अम्ल जल में क्या होता है? विलेय होता है। अगला है धातुओं से क्रिया करके H2 गैस यानी हाइड्रोजन गैस को उत्पन्न करते हैं रिएक्शन से, और क्षार से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। तो इसी तरीके से बिल्कुल बेटा आइए हम पढ़ते हैं किसके? अब ये क्षारों के गुण, इसको देख लीजिएगा, अगर कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। उसके बाद आइए पढ़ते हैं क्षार के गुण। अब क्षारों के क्या गुण होते हैं ये देख लीजिए। क्षार के गुण। अब क्षारों के क्या गुण होते हैं? सबसे पहले तो प्रबल जो क्षार होता है, जो प्रबल क्षार होते हैं वो प्रबल अम्लों की भांति क्या होते हैं? संक्षारक होते हैं। यानी कहने का मतलब है कि इनकी भी प्रकृति कैसी होती है? संक्षारक होती है। कैसी होती है बेटा? संक्षारक पदार्थ। जैसे आपके अम्ल होते हैं वैसे ही इनकी भी प्रकृति क्या होती है? संक्षारक पदार्थ की होती है। और दूसरा क्या है कि इनका स्वाद भी क्या होता है? तीखा तथा ज्वलन उत्पन्न करने वाला होता है। इनका जो स्वाद होता है, स्वाद तीखा व ज्वलन उत्पन्न करने वाला, तो वह ज्वलन उत्पन्न करने वाला, ठीक है। ये होता है, इसका स्वाद कैसा होता है? तीखा व ज्वलन उत्पन्न करने वाला। और उसके बाद ये भी जल में क्या होते हैं? विलेय होते हैं। ये भी बेटा आपके क्या होंगे? ये भी आपके जल में विलेय होते हैं। ये भी आपके क्या है? जल में विलेय होते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो उसके बाद अगला जो है, ये जो होता है क्षार जो होता है, ये लाल लिटमस को क्या कर देता है? नीला कर देता है। क्षार लाल लिटमस को नीला, लाल लिटमस को कैसा कर देगा? नीला कर देता है। अगला देखिए, यानी ये जो होते हैं, ये जो क्षार हैं वो लाल लिटमस को कैसा कर देंगे? नीला कर देंगे। और जो क्षार होते हैं ये साबुन जैसे चिकने होते हैं। क्षार साबुन जैसे चिकने होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं? साबुन जैसे चिकने होते हैं।
ठीक है, तो इस ये भी वैसे ही है जैसे अभी उसका अगला पॉइंट मैंने बताया था क्या, कि क्षार जो है अम्लों के साथ अपक्रिया करके, क्षार अम्लों के साथ अपक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ठीक बेटा, तो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये आपका NaOH है, इसके रिएक्शन हम HCl से करा दें तो हमें क्या मिल जाएगा, वही आपका NaCl और साथ में मिल जाएगा H2O। ये आपका हो गया बेटा लवण और ये आपका हो गया जल। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो ये इसका ये क्षार के गुणों में क्या है, पहला उसी तरह संक्षारक पदार्थ है, इसका स्वाद भी कैसा होता है, तीखा व ज्वलन उत्पन्न करने वाला। तीसरा पॉइंट है, ये भी जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। अगला है, ये क्षार लाल लिम्फस को क्या कर देता है, नीला कर देता है। क्षार साबुन जैसे क्या होते हैं, चिकने होते हैं। और क्षार अम्ल के साथ अपक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये आपके हो गए क्षारोदय गुण। अब आइए इसके आगे का जो पढ़ना है वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके आगे आइए हम पढ़ते हैं उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक, न्यूट्रलाइजेशन सॉरी एस। ठीक, न्यूट्रलाइजेशन। तो अब देखिए सबसे बड़ी बात आती है कि उदासीनीकरण। उदासीनी मतलब क्या होता है, उदासीन का मतलब क्या होता है, यानी ऐसे पदार्थ जिन पर देखिए, क्योंकि आपको पता है कि जो पदार्थ होते हैं उन पर 3 तरीके का आवेश होता है, जैसे पॉजिटिव होते हैं, निगेटिव होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब होता है उदासीन, यानी ना उस पर पॉजिटिव होता है और ना उस पर निगेटिव होता है। तो कहने का मतलब यही सब समझ में आया। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसी अपक्रियाएं, ठीक है, जिसमें H+ आयन और OH- आयन, ठीक है, H+ आयन और OH- आयन आपस में अपक्रिया करके क्या बना ले, जल बना लेते हैं, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। उसे ही क्या बोलते हैं बेटा, हम उदासीनीकरण। कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसे जलीय विलयन, ठीक है, जलीय विलयन में वह अपक्रिया, इसको मान लेते हैं, ये लिख लीजिए, जलीय विलयन में वह अपक्रिया, जलीय विलयन में वह अपक्रिया जिसमें H+ व OH- आयन मिलकर जल बनाते हैं, उदासीनीकरण कहलाती है। उदासीनीकरण कहलाती है। कोई दिक्कत इसमें? यानी कहने का मतलब ये है कि जलीय विलयन में वह क्रिया जो H+ व OH- आयन के साथ मिलकर क्या बना ले, जल बना ले, उसे हम क्या बोलते हैं, उदासीनीकरण। तो कहने का मतलब जैसे यही रिएक्शन है, जैसे ये है NaOH और प्लस HCl, इस रिएक्शन को हम लिखते हैं तो ये बन जाता है NaCl और साथ में क्या बनता है, H2O, ये बनता है। तो आइए इसको हम अलग अलग लिखते हैं। तो देखिए कहने का मतलब यानी एक्वस सॉल्यूशन ये रहेगा, ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन, ये भी आपका, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन में होता है और ये भी आपका एक्वस सॉल्यूशन में आएगा। तो अब कहने का मतलब ये है कि देखिए जैसे Na है तो Na+ और OH-, उसके बाद यहाँ पर H+ और Cl-। ये जब आप देखिए यहाँ पर ये OH- और यहाँ पर ये H+, ये OH- और H+ मिलकर क्या बना लेगा, जल, यानी H2O बना लेगा। और उसके बाद जो आपका ये बनता है, ये बन जाता है लवण Na+, और ये आपका Cl-, ये आपका कहलाएगा लवण और ये आपका बन जाता है जल। तो यही अपक्रिया आपकी क्या कहलाती है, उदासीनीकरण। इसको बोल सकते हैं हम क्या, उदासीनीकरण अपक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें कोई दिक्कत हुई तो आप बताइए हमें। ठीक, तो आइए इसी के आगे थोड़ा सा एक चीज़ और पढ़ लेते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा। उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है, देख लीजिए। उदासीनीकरण ऊष्मा,
उदासीनीकरण ऊष्मा। ठीक है, तो उदासीनीकरण ऊष्मा यानी सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये हुआ कि यानी ये जो अपक्रिया होती है, यानी कि जलीय विलयन में वह अपक्रिया जिसमें H+ और OH- आयन आपस में मिलकर क्या करें, जल बनाते हैं। तो जल बनाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण। तो बिल्कुल उसी तरीके से यही है क्या कि 1 ग्राम तुल्यांकी भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांकी भार क्षार के तन विलयन के परस्पर उदासीनीकरण से उत्पन्न जो अवशोषित ऊष्मा होती है उसे हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण ऊष्मा। कहने का मतलब ये है कि 1 ग्राम तुल्यांक भार अम्ल तथा 1 ग्राम तुल्यांक भार क्षार के परस्पर उदासीनीकरण में अवशोषित ऊष्मा की मात्रा को उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। क्लियर हो बेटा? कहने का मतलब है कि 1 ग्राम तुल्यांक भार अम्ल और 1 ग्राम तुल्यांक भार क्षार के परस्पर उदासीनीकरण में अवशोषित ऊष्मा को हम क्या कहते हैं, ऊष्मा की मात्रा को ही हम उदासीनीकरण ऊष्मा कहते हैं। तो कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, जैसे देखना चाहें तो देख लीजिए, बिल्कुल वैसी रिएक्शन HCl प्लस NaOH। ठीक है, तो जब इसकी रिएक्शन कराते हैं, कई बार मैंने बता चुका हूँ क्या होगा बेटा, हाँ क्या हो जाएगा, NaOH प्लस HCl, और इसमें जो ऊर्जा निकलती है वो होती है 13.7 किलो कैलोरी। क्या होती है बेटा, 13.7 किलो कैलोरी। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो यही आपकी जो होती है ये ऊष्मा ही क्या कहलाती है, उदासीनीकरण ऊष्मा। क्या कहलाएगी बेटा, उदासीनीकरण ऊष्मा। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो आपने आज 3 टॉपिक पढ़े। कौन कौन सा पढ़ा? पहला पढ़ा आपने सूचक क्या होते हैं बताइए बेटा? हाँ, कि अम्ल सूचक वे पदार्थ होते हैं जो अम्लीय माध्यम में दूसरे रंग और क्षारीय माध्यम में दूसरा रंग देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सूचक। तो सूचक की सहायता से ही हम अम्ल व क्षार को क्या कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं। जैसे अगर हम देखें बात करें तो हमने आपको बताया सूचक 3 जो एग्जाम्पल बताए वो 3 है, मेथिल ऑरेंज है, लिटमस है और फिनोक्सिलीन है। ठीक, उसके बाद हमने बताया आपको अम्लों के गुण, और उसके बाद बताया क्षार के गुण, उसके बाद हमने बताया आपको आदि उदासीनीकरण, और उसके बाद बताया उदासीनीकरण ऊष्मा। ठीक है बेटा, तो ये आज के टॉपिक में ये आप 5 चीज़ें एकदम क्लियर कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझसे बिल्कुल कंसल्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो अब आगे हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सॉल्ट और सॉल्ट के टाइप्स। थैंक यू क्लास।